नमस्कार प्यारे साथियों। हम भूगोल में जलवायु टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और उसमें ऋतुएं पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में वर्षा ऋतु का अध्ययन किया, मानसून काल का, और उसके बाद में शीत ऋतु, और उससे पहले शरद ऋतु का अध्ययन करेंगे और शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल, और फिर हम लोग शीत ऋतु का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अगली आप लोग हेडिंग बना लो, शरद ऋतु। शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल। लौटता हुआ मानसून काल। शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल। कैसे भारत में मानसून का आगमन हुआ, किस तरीके से अब मानसूनी पवनें वापस लौटेगी, हम इसका कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी को विदित है कि भारत के दक्षिण से होकर के फेमस रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। और सबसे पहले हमने बोला कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, तो जवाब दोगे 21 मार्च को सीधा चमकता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने के बाद में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। यानी कि वो सारी प्रोसेस आप वापस से रिकॉल करो। 21 मार्च को सूर्य 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद में अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तब यहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है और उसी गर्मी की वजह से वाष्पीकरण होकर के और वर्षा ऋतु, उसको हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि कौन सी डेट है, तो जवाब दोगे 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है एवं सूर्य की जो किरणें वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकने से यहाँ तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, मतलब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को विदित होना चाहिए कि इस भूमध्य रेखा के आसपास में लो प्रेशर होता है और सितंबर एंडिंग में भारतीय लैंड पार्ट पर हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब होना शुरू हो जाता है। सितंबर मंथ में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ तापमान बढ़ेगा। आपको फॉर्मूला याद है कि जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है। तापमान इज एंटी प्रोपोर्शनल 1 बटा वायुदाब होता है। तब यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर का केंद्र बनता है। हाई प्रेशर का केंद्र बनता है एवं हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू हो जाती है और भारतीय क्षेत्र में जो मानसून है वो पुनः लौट करके और हिंद महासागर की तरफ चला जाता है। अब आप यहां से ध्यान से देखो, भारत के इस वाले क्षेत्र में क्या स्थित है, तो जवाब दोगे बंगाल की खाड़ी स्थित है और यही लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से पुनः नमी ग्रहण करेगा और बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके और यहाँ पे कोरोमंडल तट के आसपास में वर्षा करवाएगा। यानी कि लौटते हुए मानसून से कहां पे वर्षा होती है, तो आंसर क्या दोगे, कोरोमंडल तट के आसपास में वर्षा होती है। कोरोमंडल तट के आसपास में वर्षा कब होती है, तो जवाब दोगे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट के आसपास वर्षा होती है। तो शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल डायग्राम आप बना लेना और उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे भाषा इसमें लिखते हैं कि 23 सितंबर को सूर्य 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर
सीधा चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अतः भारतीय धरातल पर उच्च वायुदाब, क्योंकि भारतीय धरातल पर तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा। अतः भारतीय धरातल पर उच्च वायुदाब एवं समुद्रों में निम्न वायुदाब बनता है। एवं समुद्रों में निम्न वायुदाब बनता है। भारतीय धरातल पर उच्च वायुदाब एवं समुद्रों में निम्न वायुदाब बनता है। अतः यह शब्द लिखो, इसलिए शरद ऋतु में मानसूनी पवनें पुनः लौटना शुरू हो जाती है। पुनः लौटना शुरू हो जाती है। पुनः लौटना शुरू हो जाती है। इसे लौटता हुआ मानसून या मॉनसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं, यानी कि मानसून जो पुनः लौटना शुरू होता है उसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। नेक्स्ट, सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर माह में भारत एवं राजस्थान से मॉनसून लौट जाता है। भारत एवं राजस्थान से मानसून लौट जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से कब मानसून लौट जाता है, तो जवाब दोगे सितंबर के एंडिंग में या फिर अक्टूबर मंथ में राजस्थान से, और भारत से मानसून पुनः पूर्ण रूप से वापस लौट जाता है कंप्लीटली। नेक्स्ट, अब जो ये लौटता हुआ मानसून है ये दोबारा नमी ग्रहण करेगा बंगाल की खाड़ी से और कोरोमंडल तट में वर्षा करवाएगा। तमिलनाडु में वर्षा होती है नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर का मतलब यह हुआ कि तमिलनाडु में वर्षा होते होते शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछें कि भारत का कौन सा राज्य शीत ऋतु में, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, तो फिर वो तमिलनाडु राज्य आंसर होगा। लौटते हुए मानसून की अरावली की पहाड़ियां भी वापस पुनः आड़ी आती है और यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। जब लौटता हुआ मानसून में पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा होती है और कोरोमंडल तट के आसपास तमिलनाडु राज्य में भी वर्षा होती है। तो नेक्स्ट, लौटता हुआ मानसून लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से
बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाता है। कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाता है एवं तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है या वर्षा करवाता है। नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है और चेन्नई शहर में शीत ऋतु में बाढ़ आती है। तो अगला पॉइंट बना के हम लोग ये भी लिख देंगे, चेन्नई में शीत ऋतु में बाढ़ आती है। क्योंकि नवंबर दिसंबर होते होते ऋतु कौन सी आगमन हो जाती है, तो जवाब दोगे शीत ऋतु का आगमन हो जाता है एवं शीत ऋतु में बाढ़ आती है। अब यहां से आपको ध्यान से देखना है कि ये जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे वर्षा होते समय मानसून कौन सी दिशाओं से मानसूनी पवनें आती है, तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए उत्तर और ये डायरेक्शन है पूर्व। यानी कि तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश में, इन सब राज्यों के अंदर वर्षा होती है। कुछ मात्रा में तेलंगाना में भी होती है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, यहाँ पे, लेकिन ज्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है। इसलिए हमने ये पढ़ा भी, ये ध्यान रखना, या आगे चल के पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत की कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षवाहिनी है। कारण क्या है या क्यों वर्षवाहिनी है, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना कि कावेरी नदी का जो ये शुरू वाला क्षेत्र, यहाँ पे प्री मानसून की वर्षा भी मिल जाती है, मानसून की वर्षा भी मिल जाती है, और उसके बाद में लौटते हुए मानसून से भी कावेरी नदी को वर्षा का जल मिल जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो दक्षिण भारत की वर्षवाहिनी नदी कौन सी, तो कावेरी नदी, आप उसकी संज्ञा देते हैं। अब तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और एक स्टेटमेंट हम ये भी लिख सकते हैं, लौटते हुए मानसून से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। तो लौटते हुए मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। तो ये देखो, एक छोटी सी ऋतु थी जिसका नाम है शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल या मानसून का प्रत्यावर्तन काल। इसमें दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वर्षा होती है। और शीत ऋतु में राजस्थान में भी वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान में वर्षा का कॉन्सेप्ट अलग है। अब हम लोग क्या चीज समझेंगे कि जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद पढ़ी शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद में अंतिम ऋतु बची जिसका नाम है शीत ऋतु। शीत ऋतु का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो शीत ऋतु का आगमन कैसे होता है, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझें
कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर कब सीधा चमकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 21 मार्च। उसके बाद अप्रैल, मई और जून। 21 जून को सूर्य चमकता है कर्क रेखा पर। उसके बाद में जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और मकर रेखा पर सीधा चमकने का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में तो आएगी ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में आगमन होता है शीत ऋतु का। उत्तरी गोलार्ध में आगमन होता है शीत ऋतु का, और ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब शीत ऋतु के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से मावट वर्षा आती है, हम लोग इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो अगला आप लोग हेडिंग बना दो शीत ऋतु। चौथी और अंतिम ऋतु का अध्ययन हम लोग करने वाले शीत ऋतु। शीत ऋतु, और इसमें आप 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है। शीत ऋतु का आगमन होता है। शीत ऋतु का आगमन होता है। अब जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ चुकी है, तो शीत ऋतु में मावट वर्षा किस टाइप से होती है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। शीत ऋतु की मावट वर्षा। शीत ऋतु की मावट वर्षा। शीत ऋतु की मावट वर्षा। अब मावट वर्षा शीत ऋतु में क्यों आती है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट ब्रीफ तरीके से समझेंगे। दुनिया में जो जलवायु कटिबंध है और किस तरीके से हवाएं कौन कौन सी कहाँ चलती है। तो ये जैसे पवनों वाला डायग्राम है, हम लोग यहाँ पे पूरा वैश्विक पवन प्रणाली वाला टॉपिक इसको 3 घंटे में पढ़ा जाता है। यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप लोग समझ ले। पहले यहाँ पे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी, ये वाली उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। फिर से यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और यहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब इस पृथ्वी का परिभ्रमण जो होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास में जो हवाएं चलती है वो पश्चिम से पूर्व, लगभग हम लोग मान सकते हैं पश्चिम से पूर्व में, पूर्व से पश्चिम में, भूमध्य रेखा के आसपास में पूर्व से पश्चिम में पवनें चलती, जिनको हम लोग व्यापारिक पवनें बोलते हैं। व्यापारिक पवनें। और फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलते चलते अपने दाएं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध की हवा चलते चलते अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध की हवा चलते चलते अपने दाएं ओर मुड़ेगी,
और यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर का केंद्र बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर का केंद्र बनेगा, यहाँ लो प्रेशर का केंद्र बनेगा और यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर का केंद्र बनेगा। वैश्विक पवन प्रणाली वाले टॉपिक में इसको पूरा पढ़ा जाता है। और यहाँ जो पवनें इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है वो इनकी लगभग डायरेक्शन होती है पश्चिम से पूर्व में, इसलिए इन पवनों को बोला जाता है पछुआ पवने। पछुआ पवने, ये तो है उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने और ये हो जाएगी दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवने। दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम है प्रचंड 50, चीखता 60 और गरजता 40 आदि, ये नाम इसके रखे जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने राजस्थान में मावठ वर्षा लाने के लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी और सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अब मावठ वर्षा लाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन सी पवने हैं, तो जवाब क्या दोगे, पछुआ पवने। और ये किस तरीके से मावठ वर्षा लेके आती है तो इसके बारे में हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे या एक स्टेटमेंट हम ऐसे भी चलो लाओ चाहो तो पछुआ पवने। अब शीत ऋतु की मावठ वर्षा, अब शीत ऋतु की मावठ वर्षा लाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार पवने कौन सी, जवाब दोगे पछुआ पवने हैं। तो पछुआ पवने और इनकी हाइट क्या रहती है, तो एक चीज आप ध्यान से इस चीज को, ये बहुत बड़ा समझने लायक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाने का मतलब है कि जब जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है और शीत ऋतु आने से उत्तरी गोलार्ध की पवनें ठंडी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध की पवनें ठंडी ठंडी होकर के भारी होकर धरातल के ज्यादा पास में बहती है और सूर्य जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ यहाँ पे आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी। ग्रीष्म ऋतु आएगी तो पवनें गर्म होकर के हल्की होकर के धरातल से ज्यादा ऊपर बहेगी। धरातल के ज्यादा पास में बहती है तो हिमालय से टकराती है और धरातल से ज्यादा ऊंचाई पर बहती है तो हिमालय इनके लिए रोकने का काम नहीं करता और पछुआ पवन या पश्चिमी विक्षोभ सीधा ऊपर से गुजर जाता है और वर्षा नहीं करवा पाता है। शीत ऋतु में हम लोग ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों से ऊपर, ऐसे लिख दो 30 डिग्री अक्षांशों से ऊपर पश्चिम से पूर्व में पवनें चलती है। पश्चिम से पूर्व में पवनें चलती है जिन्हें पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब इन पश्चिमी विक्षोभ की कभी तो धरातल से ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर तक और कभी ऊंचाई हो जाती है 6 से 4 किलोमीटर तक इसकी हाइट रह जाती है। कभी तो ऊंचाई 12 किलोमीटर तक हो जाती है और कभी 6 से 4 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। जब 6 से 4 किलोमीटर तक हाइट होती है तो भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत उसको रोक करके और वर्षा करवाने के लिए जिम्मेदार साबित होता है। तो भारत के जस्ट पास में यहाँ पे पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान, यानी किस तरीके से मावठ वर्षा आती है और कौन कौन से रास्ते से होकर के आती है और इनको नमी कहाँ से मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग जानोगे। जैसे उत्तर में एक महाद्वीप है जिसका नाम कौन सा है, तो जवाब दोगे यूरोप महाद्वीप, और दक्षिण में एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका, दक्षिण में अफ्रीका। इनके मध्य जल राशि स्थित है जिसका नाम है भूमध्य सागर, यानी सागर का नाम याद करोगे, क्या नाम है, तो जवाब दोगे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहाँ पे एक सागर स्थित है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। भले इसका नाम कैस्पियन सागर हो लेकिन यह एक झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और यहाँ पे एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी।
और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मावट लाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। मावट लाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं, तो एक तो कौन सी है, जो पश्चिम से पूर्व में हवाएं चलती है, वो उत्तरदायी कारण है। यानी कौन सी पवने हैं, तो जवाब दोगे पछवा पवने। दूसरा, मावट लाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा विक्षोभ है, तो जवाब दोगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भी इसके लिए उत्तरदायी कारण है। तीसरा उत्तरदायी कारण यानी कि जो मावट वर्षा भारत में प्रवेश करती है वो कौन से डायरेक्शन से करेगी, भारत का, ये रही भारत की उत्तर दिशा और ये भारत की पश्चिम। मावट वर्षा भारत में कौन से डायरेक्शन से प्रवेश करती है, उत्तर पश्चिम से। इसलिए शीत ऋतु में आने वाली जो मावट वर्षा वो कौन से मानसून से आती है, तो जवाब दोगे उत्तर पश्चिमी मानसून से आती है। उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। चौथा इनका नाम क्या है, तो उत्तर पश्चिमी मानसून, पछवा पवने, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिमी मानसून। या ये जो पवने हैं वो सबसे ज्यादा नमी लेती है भूमध्य सागर से, इसलिए इसका चौथा नाम है भूमध्य सागरीय मानसून। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय मानसून। और उसके बाद में देखो एक चीज की 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे और उसी समय इन पछवा पवनों की और खोज हुई थी। तब जाकर के इन्होंने जेट विमानों का विरोध करने वाली ये पवनें थी, तो तब से एक इनका नाम और निकला हुआ है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। यानी कि जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, ये 5 ऐसे उत्तरदायी कारण हैं जो भारत में मावट वर्षा लेके आती है। भारत में मावट वर्षा लेके आती है। और पश्चिम से पूर्व में जो पवनें चलती है वो सबसे ज्यादा नमी कहां से ग्रहण करती है, तो जवाब दोगे भूमध्य सागर के ऊपर से। उसके बाद यही पवनें कहां से नमी ग्रहण करेगी, कैस्पियन सागर से, और पाकिस्तान के उत्तर से होते हुए हिंदू कुश पर्वत के पास में से होता हुआ यही पवनें आके हिमालय से टकराएगी और हिमालय से टकरा करके इसकी एक शाखा भारत में प्रवेश करेगी, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से। इसलिए इसको हम लोग उत्तर पश्चिमी मानसून बोलते हैं। इनकी जो धरातल से ऊंचाई होती है वो कभी तो होती है 12 किलोमीटर और कभी इनकी ऊंचाई घट के रह जाती है 6 से 4 किलोमीटर। जैसे दिसंबर जनवरी में इसकी ऊंचाई होती है 6 से 4 किलोमीटर, जनवरी में थोड़ी बढ़ जाएगी, मान लो कि 7 किलोमीटर, उसके बाद में फरवरी में 8 किलोमीटर, मार्च में 9 किलोमीटर, अप्रैल में 10 किलोमीटर, मई में 11 किलोमीटर और जून में 12 किलोमीटर हो जाएगी। तो अप एंड डाउन होती है। सूर्य उत्तरायण आएगा तो इसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर है, तो जैसे ही इसकी ऊंचाई कम होती है तब जाके हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकरा करके और उत्तर और पश्चिमी भारत के अंदर वर्षा करवाती है। तो अब ये मावट लाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन है, तो जवाब दोगे पछवा पवने एवं पश्चिमी विक्षोभ है। अब हम लिखेंगे कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व में, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व में पवनें चलती है, पवनें चलती है जिन्हें पछवा पवनें कहते हैं। पछवा पवनें कहते हैं। इनकी धरातल से ऊंचाई इनकी धरातल से ऊंचाई 4/6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक होती है। 4/6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक होती है और 4/6 किलोमीटर होती है दिसंबर में और जनवरी में। तो दिसंबर एवं जनवरी में, दिसंबर एवं जनवरी में इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, सबसे कम होती है
अतः हिमालय से टकराती है। अतः हिमालय से टकराती है और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश करती है। उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा मानसून बोलते हैं? तो जवाब दोगे उत्तर पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब मावठ लाने के लिए उत्तरदायी कारण, और ये 5 उत्तरदायी कारण आपको लिखने हैं कि मावठ लाने के लिए उत्तरदायी कारण। इसमें भी सबसे बढ़िया सटीक आंसर पूछे तो पश्चिमी पवने सबसे ज्यादा सटीक आंसर आप लोग लगाओगे। उसके बाद में मावठ वर्षा, हालांकि लद्दाख के अंदर बर्फबारी ज्यादा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में होती है। तो मावठ वर्षा लद्दाख, हालांकि लद्दाख में तो बर्फबारी होती है और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर जमते हैं, और फिर ये ग्लेशियर और बर्फ हट जाता है, तो ऐसी भूमि को करेवा बोलते हैं, और जो केसर की खेती या जाफरान की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। अब इस शीत ऋतु में फसलें बोई जाती है रबी की, और रबी की सबसे बड़ी फसल गेहूं के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे स्वर्ण बूंदों के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु की रबी की फसल, रबी की सबसे बड़ी फसल, शीत ऋतु की रबी की सबसे बड़ी फसल गेहूं के लिए लाभदायक है। गेहूं के लिए लाभदायक है, अतः इसे स्वर्ण बूंदें गोल्डन ड्रॉप्स, अतः इसे स्वर्ण बूंदें गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। तो किस किस के लिए लाभदायक है? तो जवाब दोगे गेहूं प्लस सरसों, गेहूं और सरसों के लिए लाभदायक, गेहूं और सरसों के लिए लाभदायक, प्लस एक और भी जोड़ लोगे जौ गेहूं और सरसों के लिए लाभदायक होती है। जीरा, अफीम, कपास, हालांकि कपास खरीफ ऋतु की फसल है, पर इसको पकने में 210 दिन लगते हैं, इसलिए इसकी कटाई का मंथ आ जाता है जनवरी फरवरी, तब जाकर के इसके लिए नुकसानदायक है। जीरा, अफीम और कपास के लिए नुकसानदायक होती है। मावठ वर्षा
मावठ वर्षा सर्वाधिक जनवरी माह में मावठ वर्षा सर्वाधिक जनवरी माह में होती है। राजस्थान की 10% वर्षा मावठ के रूप में होती है। राजस्थान की 10% वर्षा मावठ के रूप में होती है। राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है? तो 3 मानसूनों से वर्षा होती है। नेक्स्ट, शीत ऋतु की विशेषताएं। शीत ऋतु की विशेषताएं क्या क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू है और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू, दोनों में चूरू आंसर होगा। उसके बाद में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। माउंट आबू, अब माउंट आबू जो सिरोही का स्थान है वो सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि वह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला, राजस्थान का सबसे ठंडा दिन, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से राजस्थान का सबसे ठंडा दिन कौन सा माना जाता है? तो जवाब दोगे 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। हालांकि जो मकर संक्रांति होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार 14 जनवरी के आसपास ही राजस्थान का सबसे ठंडा दिन होता है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी। अब शीत ऋतु में एक ठंडे चक्रवात आते हैं जिसे वज्र तूफान बोलते हैं, और वज्र तूफान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा आते हैं या झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक आते हैं। शीत ऋतु में वज्र तूफान, शीत ऋतु में वज्र तूफान सर्वाधिक झालावाड़ में आते हैं। सर्वाधिक झालावाड़ में आते हैं। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं? जवाब दोगे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इस तरीके से ये हमने 4 प्रकार की ऋतुएं भारत में पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु जैसे ही समाप्त हुई तो अगला अध्ययन किया था वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु या लौटता हुआ मानसून काल, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है शीत ऋतु का अध्ययन किया है। तो 4 ऋतुएं पढ़ी। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जलवायु का वर्गीकरण पहले सामान्य आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद में कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट और फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का जीके विद एसआर विष्णु चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें जिसके ऊपर नोटिफिकेशन और भर्तियों से संबंधित चीजें और जानकारी आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।